बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ और आज इस साल के शुरुआत में हमारे साथ इक्विटी के निवेश के बारे में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं समित वर्तक साहब। वो सेज वन का इन्वेस्टर्स के फाउंडर हैं और एस इन्वेस्टर माना जाता है। सो उनसे बातचीत करेंगे कि वो निवेश करने के बारे में कैसे सोच रहे हैं। समित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया नीरज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। the pleasure is all ours, Samit, seriously. So, Samit, आप हमें बताएं कि 2022 शायद काफी वॉलेटाइल ईयर रहा। निफ्टी 2-2.5% ऊपर था, स्मॉल कैप्स शायद 3% नीचे थे। सो साल में कुछ हुआ नहीं है। क्या 2023 में हेडलाइन इंडेक्सेस पे गेन्स होने की गुंजाइश है, या आपको लगता है ये साल भी ऐसे साइडवेज ही रहेगा? क्या हुआ है कि पिछले साल 2022 इंडिया में जो इंडाइसेस है वो फ्लैट रहे, लेकिन काफी सारे ग्लोबल इंडाइसेस बहुत ज्यादा नीचे गए हैं। जैसे नास्डैक 33% नीचे है, या S&P 500 20% नीचे है। सो इंडिया काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर चुका है। और उस दौरान वैल्यूएशन इंडिया का जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर गया है कंपेयर टू काफी सारे ग्लोबल इंडाइसेस है। सो उसका ड्रैग तो रहेगा। इंडिया के लिए पॉजिटिव क्या है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। सो पिछले साल भी इंडिया की जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो काफी 15% के ऊपर थी ओवरऑल। तो उतनी ग्रोथ कहीं और अवेलेबल नहीं है। सो वो है, लेकिन अभी शायद ऐसे भी हो सकता है कि अभी जो इतना सारा पेसिमिज्म है ग्लोबली कि यूएस यूरोप सब सारे रिसेशन में जाएंगे, शायद वो ओवरडन है। और फेडरल रिजर्व जो लग रहा है कि बढ़ाते रहेगा, अभी एस्टिमेट था कि 5.12 और 5.2 तक रेट बढ़ाएंगे, तो शायद वो नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी सारे कमोडिटी के प्राइसेस, ये हाँ ऑयल जी। हो, काफी सारे फ्रेट कॉस्ट जो है वो नीचे नीचे आए हो। दो सिर्फ एक ही चीज जो बहुत ज्यादा स्टिकी है वो वेज इन्फ्लेशन, यानी काफी सारे जो सैलरीज है यूएस में और वो ज्यादा है। लेकिन इन द रिसेंट 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि काफी सारे गोल्डमैन सैक्स, amazon, टेस्ला, बहुत सारे ले हो रहे हैं। सो आगे जाके सैलरीज बढ़ना तो मुश्किल होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इन्फ्लेशन इज चेंज इन द रेट, राइट। सो अगर पिछले साल सैलरीज बढ़े हैं, लेकिन एक साल में अगर सैलरीज नहीं बढ़ते तो इन्फ्लेशन फ्रॉम सैलरीज जीरो हो जाएगा। हाँ जी। और कमोडिटी साइड पे तो नीचे आ गए हैं। दूसरा एक इनपुट है जो घर के भाव है या रेंटल प्राइसेस है, वो तो ऑलरेडी नीचे आने लगे हैं यूएस में। सो इन्फ्लेशन काफी सडनली नीचे आ सकता है, और उसकी वजह से ग्लोबली रेट जितने अभी हम लोगों को लग रहे हैं उतने शायद ऊपर नहीं जाएंगे, और फिर ग्लोबल मार्केट्स में डू मच बेटर कंपेयर टू दैट। और फिर वो कैचअप भी कर सकते हैं, और वो हाँ ज्यादा जी। चांस है। क्योंकि अभी जो लोगों को लगता है साल के स्टार्ट में, जनरली वो होता नहीं है। अभी आप देखोगे पिछले साल 2021 में अगर आप S&P 500 के लेवल्स प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो 4800 थे। हम लोग 3800 के बिलो नीचे क्लोज हुए हैं। हाँ अभी जी। लोगों को लगता है कि S&P तो फ्लैट रहेगा। मुझे लगता है जनरली उल्टा हो जाएगा, कि जो अच्छा। अभी इतना पेसिमिज्म है वो हो जाएगा। और इंडिया के बारे में थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिज्म है। सब लोगों को इट्स अ कंसेंसस कि इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, इंडिया इज अ डोमेस्टिक स्टोरी, एंड इंडिया शुड कीप ऑन आउट परफॉर्मिंग। तो वहां पे थोड़ी रिस्क है, सो केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल है। दैट्स आप ऑल आई वुड केयरफुल से। हैं फिलहाल इंडिया पे? मैं केयरफुल हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग जो है थोड़ी सी डिटोरेट हो चुकी है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। आप देखोगे कि अर्निंग्स तो ऊपर गया है, पीएनएल वाला अर्निंग्स, हाँ जी। लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है अगले एक साल में एक्चुअली 19% से डाउन है। सो वो केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि काफी सारा अर्निंग्स पीएनएल में दिखता है, लेकिन वो दे आर इट्स स्टक इन वर्किंग कैपिटल रिसीवेबल्स में काफी। सो पैसा कलेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ पीएनएल में बुक हो रहा है। सो वो आपको कंपनी जरा ध्यान में रखनी चाहिए कि उस तरह की कंपनी से थोड़ी दूर रहे। तो ऐसी ऐसी कौन से क्षेत्र होंगे, ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे समित, जहां पे कैश फ्लो डिटीरियोरेट हुआ है?
मैंने देखा है सबसे ज्यादा तो एनर्जी सेक्टर में हुआ है। यानी आप सब ऑयल कंपनीज देखोगे वहां पे बहुत ज्यादा हुआ है, कैश फ्लो एक्चुअली नेगेटिव में भी चला गया है। कैपिटल गुड्स में हुआ है, फर्टिलाइजर सेक्टर में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हुआ है। सो काफी सारी जो कमोडिटाइज्ड तरीके की जो कंपनीज है वहां पे सबसे ज्यादा कैश फ्लो कम हुआ है। ओके, तो ये सेक्टर्स पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बहुत बहुत रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट या करना चाहिए। और कंपनी स्पेसिफिक देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कैश फ्लोज मेंटेन हुए हैं अर्निंग के साथ। हाँ नहीं जी। तो काफी सारे टाइम अर्निंग्स ऊपर जाती है, कैश फ्लो नीचे जाते हैं, और जो 2007-8 में हुआ था फिर बाद में वो कैश फ्लो काफी टाइम कलेक्ट भी नहीं होते और फिर वो स्टॉक प्राइस उसके साथ नीचे आ जाता है। जी। समित, आपके साथ थोड़ी बात कर ली है पहले, इसलिए थोड़ा पता है, इसलिए आपको 1-2 प्रश्न पूछूंगा मैं। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर चुके हैं। शायद ऊपर के भाव पे भी किया होगा और बहुत पहले भी किया होगा, क्योंकि सब लोग को लगता था टेक वर्ल्ड है तो जाके टेक कंपनीज़ खरीद लो, और भारतीय टेक कंपनी काफ़ी बेहतर हैं। बट अभी बहुत ज़्यादा ये कॉशन का माहौल है कि भई इंडियन टेक कंपनीज़ में अर्निंग्स ग्रोथ भी शायद नहीं आएगा, वेस्टर्न स्लो डाउन होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप कैसे देखते हैं ये सेक्टर को? सो अभी एडवांटेज क्या है कि ऑलमोस्ट 99% लोग वही सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा इश्यूज है आईटी सेक्टर में। और इसलिए वो काफी नीचे भी आई है, 30-40% से नीचे आई है। उसमें आप अगर नीश आईटी कंपनीज देखे जैसे ईआर&डी में है, उस तरह की कंपनी जहां पे आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। सो ग्लोबली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा एट्रिशन हुआ लास्ट 2 साल में कोविड के बाद, एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं थे। सो कंपनीज को एक्चुअली अभी ऑप्शन नहीं है, दे उनको वो रिस्क नहीं लेना है कि एम्प्लॉय सडनली चले गए, छोड़ के चले गए तो अपना ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाता है। सो वो ऑटोमेशन काफी जगह पे हो रहा है, वो प्रोजेक्ट्स रुकेंगे नहीं। वो जो उन्होंने पेन सहा है वो उसके लिए वो प्रोजेक्ट्स चालू रखेंगे। आईटी का ग्रोथ हिस्टोरिकल लेवल जो 7-8% था उससे ज्यादा ही रहेगा। थोड़ी वैल्यूएशन हाई है बट इंडिया में वैल्यूएशन अक्रॉस द बोर्ड सब जगह पे हाई है। तो सिर्फ आईटी को उस नजरिए से देखने का मतलब नहीं है, इसमें ज्यादा पेसिमिज्म है। जो अभी लोगों को लग रहा है कि आईटी विल अंडर परफॉर्म, जनरली उसके उल्टा होता है। सो चांसेस हाई है, आपने अगर अच्छी कंपनीज उसमें से चुनी जहां पे वो एफिशिएंसी इंप्रूव करे, ऑटोमेशन करे, ईआर&डी काइंड ऑफ कंपनीज को चुने, या फिर ईआरपी एग्जीक्यूट करके देते हैं आपको, उस तरह की कंपनीज आप अगर चुने तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा रहेगी। जो लोगों को लग रहा है कि ग्रोथ काफी ड्रॉप होगी वो शायद नहीं होगा। जी। समित, एक आध सवाल, 2 सवाल और अगर प्लीज। पूछ सकूँ तो। एक, कि काफ़ी माना जा रहा है कि ऐसे कई मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड के सीईओज के साथ बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी बेट्स उन क्षेत्रों पे काफ़ी है जहाँ पे 2023 के साल में, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ चुका है, तो कंपनीज का जो इनपुट कॉस्ट होता है वो घट जाएगा, और इसीलिए उनकी अर्निंग्स ग्रोथ, अगर टॉप लाइन ग्रोथ इतनी बेहतर ना भी हो तो भी अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक रह सकती है, और उनको वो क्षेत्रों पे बेट करना है क्योंकि वहां पे काफी पेसिमिज्म भी देखा गया है लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में। आपकी क्या राय है इन क्षेत्रों के बारे में, इन सेक्टर्स के बारे में? मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है कि वो होगा, क्योंकि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई थी प्लस फ्रेट कॉस्ट काफी ऊपर गई थी, उससे बहुत आपने अगर देखा होगा कि जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था मार्जिन के ऊपर। तो आप अगर स्पेशलिटी केमिकल देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फार्मा देखोगे, या जो जहां पे भी कमोडिटी इनपुट्स थे, हु आर कन्वर्टर्स, सब जगह पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो फ्रेट कॉस्ट तो एकदम नॉर्मल हो चुके हैं, फ्रेट कॉस्ट एक्चुअली 60-70% से नीचे आए हैं टॉप से, और कमोडिटी प्राइसेस भी काफी नीचे आ गए। आई मीन आप देखो कि ब्रेंड का भाव 120 के ऊपर था, अभी तो 75-80 के आसपास आ चुका है। और काफी सारे फार्मा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलिटी केमिकल में क्रूड डेरिवेटिव्स ही इनपुट्स होते हैं जिनका शॉर्टेज भी था। काफी जगह पे बहुत हाई भाव पे खरीदना पड़ा था क्योंकि काफी सारे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए थे वॉर चालू होने के बाद। तो वो सारे जो हेडविंड्स थे वो निकल चुके हैं। सो इस तरह के जो सेक्टर्स है वहां पे आपने जैसे बोला टॉप लाइन भी नहीं आएगी तो भी
जो मार्जिन एक्सपेंशन है उसी से आपको 8-10% इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलेगी। इन एडिशन आपको अगर उसमें 8-10% और वॉल्यूम ग्रोथ भी मिली, देन देर आर मेनी ऐसे काफी सारे प्लेयर्स हैं जहां पे 20% के ऊपर आसानी से ग्रोथ हो सकती है। और लास्ट 1 साल में उस तरह की काफी सारी कंपनीज नीचे आ गई है, यानी उनका जो वैल्यूएशन मल्टीपल है एक्चुअली लास्ट 3-4-5 साल के एवरेज से भी नीचे आ गया है। तो उस तरह की कंपनीज आप अगर चुने तो वहां पे जहां पे बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है ज्यादा प्रॉफिट कमाने का और एक्चुअली पैसे न कमाने का चांस बहुत ज्यादा है। दर्शक इसमें ध्यान दें कि सभी कंपनीज का, सभी केमिकल कंपनीज के साथ ये नहीं होगा, क्योंकि एक चाइना खुलने के वजह से वहां पे कंपटीशन भी आ सकता है। तो प्लीज सोच समझ के निवेश करें, ये ना सोचे कि समित वर्तक ने बोल दिया तो जाके कोई भी केमिकल कंपनी या कोई भी फार्मा कंपनी उठा ले। एग्जैक्टली यानी ये जगह पे बहुत ज्यादा देखना पड़ता है कि केमिकल कंपनीज काफी सारी लास्ट 2 साल में लकी भी रही हैं, क्योंकि काफी सारे सप्लाई सोर्सेज जो थे चाइना में ग्लोबली वो डिसरप्ट हो चुके थे। और इसलिए जो डोमेस्टिक सप्लायर्स थे उनको काफी ज्यादा भाव मिला अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और मार्जिन भी काफी बड़ी थी। लेकिन अभी जैसे ग्लोबली नॉर्मलाइजेशन आ जाता है, वो सारा जो लकी प्लेयर्स थे उनका प्रॉफिट काफी नीचे आ सकता है। आपको देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में बहुत कंपेरेटिव है, उनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी चाइना से भी कम है। काफी सारी कंपनीज इंडिया में जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट भी करती है। तो इस तरह की कंपनीज कम होती है। केमिकल कंपनीज अगर 100 है तो उसमें से 3-4-5 ही ऐसी कंपनीज होंगी, उनको ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेफ्टी के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी के लिए बेटर टू बेट ऑन सच ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज। जी समित, एक आखिरी सवाल। काफी रिटेल इन्वेस्टर्स ने लास्ट 6 महीने में सुन के, थोड़ा समझ के, थोड़ा खुद अंडरस्टैंड करके भी डिफेंस, पीएसयू बैंक्स वगैरह में शायद निवेश किया हो या करने की कोशिश करी हो, क्योंकि काफी जगह पे सुना गया है कि बहुत बेहतरीन सेक्टर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी एक जैसा सोचते हैं, मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ कि आप इन दो सेक्टर्स के बारे में कैसे सोचते हैं। हाँ, क्या होता है कि अभी जैसे मैंने लास्ट 2000 1999 से इन्वेस्ट करना चालू किया था, तो काफी बार ऐसा एक्साइटमेंट देखा है। डिफेंस में भी काफी लास्ट 17 साल से बीच बीच में हर 3-4 साल में एक्साइटमेंट आता है। पीएसयूज में भी बीच बीच में एक्साइटमेंट आते रहता है। शायद ये टाइम कंप्लीटली अलग हो, पॉसिबल है। लेकिन हिस्ट्री अगर रिपीट होती है तो वैसा मोस्टली नहीं होगा। आपको सिर्फ देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज है कि नहीं ये क्षेत्रों में, आपको ये सेगमेंट्स का रिस्क समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि इसकी स्टोरीज बहुत फैलती है और फिर सब एक साथ उसी सेक्टर्स में घुसने की कोशिश करते हैं। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊपर जाता है और जब एक्चुअल अर्निंग्स आना चालू होता है तब ये स्टॉक्स नीचे आते हैं। सो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अगर ये रिस्क समझ में आती है, आपको एक्सपर्टीज है कि बाकी लोगों से मुझे बहुत ज्यादा इसमें समझ में आता है, तो डेफिनेटली आप इसमें करें। आप अगर दूसरों की सुन के इसमें घुस रहे हैं तो निकलना भी शायद आपको मुश्किल होगा। सो आई वुड नॉट से कि इन क्षेत्रों को टच ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का स्पेंडिंग जो है डिफेंस में होने वाला है। पीएसयू में काफी सारा क्लीन अप हो चुका है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको हर एक चीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना चाहिए आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, आपकी एक्सपर्टीज किस चीजों में है और उसी को हाथ लगाए, क्योंकि पैसा न गंवाना सबसे पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए और बाद में पैसा कमाना होना चाहिए। तो पहला देखिए कि आप पैसा इसमें नहीं गवाएंगे और बाद में देखिए कैसे पैसा कमाएं। ये आपने 2023 की सबसे बड़ी सीख दी है समित, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये इस इंटरव्यू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। एंड दर्शक, हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए धन्यवाद।